राधे राधे। क्या हाल चाल है मेरे सबके? सब ठीक ठाक, बढ़िया। तैयारी अच्छे से शुरू कर दी क्या? चलो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। केमिस्ट्री में भी लगता है, फिजिक्स में भी लगता है, लैब असिस्टेंट में भी हेल्पफुल है, और वो सेकंड ग्रेड साइंस वाला है तो उसके फिजिक्स में तो लगता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन पार्ट है हाइड्रोजन एटम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। कॉपी पेन पास लेके बैठना, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा बनने वाले हैं और बनेगी भी थोड़े बड़े फॉर्मूले। तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद ना रहे, थोड़ा टफ है, लेकिन फॉर्मूले बनाने के लिए 2 या 3 स्टेप फॉलो करने हैं। बस 2 या 3 स्टेप में फॉर्मूले बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे वो समझा देते हैं आपको, साथ साथ समझ लेना, नोट कर लेना उनको। लेकिन हाइड्रोजन एटम शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। एटम की हिस्ट्री, परमाणु क्या होता है, भी एटम की खोज कैसे हुई होगी, कैसे पता चला होगा। तो सबसे पहले तो एटम की डेफिनेशन आई थी, किसने दी थी? एटम की डेफिनेशन क्या दी थी? पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ये परिभाषा आई थी, किसने दी थी? चलो खुद में पता दो लोगों को, नहीं बताता मैं। चलो ठीक है, डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बाद सबसे पहले कौन भाई साहब आए? जे थॉमसन, नाम तो सुना होगा। हाँ, जे थॉमसन ने क्या किया था? एटम के साइज के बारे में बताया था। क्या कहा था? एटम एक पॉजिटिव सफीर है, पॉजिटिव गोला है जो खुद धनावेशित है, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे फंसा हुआ है जैसे किसी तरबूज में बीज। और इस एटम की जो त्रिज्या है, जो साइज है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग कोटि का होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज का होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻10 मीटर थॉमसन ने बताया था। फिर थोड़ा टाइम निकला, इसके बाद एक नया वैज्ञानिक आया, शायद सबने नाम सुना होगा, है ना, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने वो प्रयोग किया था, कौन सा? हाँ सही कह रहे हो, ये वाला ही। हाँ, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट। उससे किसकी खोज हुई थी? उस प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। और रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम का अधिकांश भाग खोखला है और उसके सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? चारों ओर ऐसे होते हैं। ये बात किसी बताई? रदरफोर्ड ने। किसके द्वारा? अपना जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा प्रकीर्णन वाला। अब रदरफोर्ड के बाद कौन आया? हमारा सबका चहेता, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने क्या किया? 3 पोस्टुलेट दिए, 3 कल्पनाएं दी। उस कल्पना के आधार पर एक नया मॉडल बनाया। वो मॉडल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। नील्स बोहर के बाद कौन आया? हालांकि आप लोगों ने शायद यहाँ तक पढ़ा होगा, इसके बाद शायद ही पढ़ा हो तो बताओ, नील्स बोहर के बाद कौन आया था? ये नाम याद आ रहा है क्या? सोमरफील्ड, जिसने वो बताया था क्या? SPDF, है ना। नील्स बोहर ने क्या बताया था? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, जो पढ़ेंगे हम, वो बताया था। सोमरफील्ड ने क्या किया था? नील्स बोहर के ही एक्सपेरिमेंट को अच्छे लेवल पे रिपीट करके देखा था। तो क्या बताया था कि लाइमन, बामर, पास्चन के साथ साथ और भी वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम निकलता है, जिसका कारण क्या बताया था? SPDF। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद का मॉडल क्या आया था? किसी को पता है इसके बाद क्या आया था? इसके बाद ये मॉडल आया था, हनी बी मॉडल, जिसे क्वांटम मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा था कि सारा चार्ज एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, जैसे
छत्ते के चारों ओर मधुमक्खी घूमती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स में चला जाता है। तो ये सब एडवांस लेवल की बातें हैं, आपको नहीं जाना, ना आपको ये पढ़ना, आपको सिर्फ एक ही बंदे को स्टडी करना है, नील्स बोहर। नील्स बोहर को स्टडी करेंगे तो उससे हम क्या पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आपके सिलेबस में है। ये सर मैंने हिस्ट्री बताई है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए। तो अब सुनो ये बातें, नील्स बोहर की बातें सुनते हैं पहले। नील्स बोहर ने क्या किया था, अपना मॉडल देने से पहले उसने 3 परिकल्पनाएं दी थी, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, होते क्या हैं पोस्टुलेट्स, किसी को पता है? नाम तो सुना होगा आपने। अभी कल्पनाएं भी कह देते हैं, परिकल्पनाएं भी कह देते हैं। तीनों परिकल्पनाएं हो सकता है आपको याद भी हो। परिकल्पनाएं होती क्या है, सब वो देखते हो, देखते थे, अब तो क्या देखते हो, CBI, दया, कुछ तो गड़बड़ है। उसमें करते हैं ना, डेड बॉडी को देखकर आइडिया लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसी तरीके से नील्स बोहर ने भी कुछ आइडिया लगाया कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इस आधार पर उसने क्या कहा, पहली स्टेटमेंट उसकी ये थी कि ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नील्स बोहर कहता है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती रहती है। तो हमें इतना पता है कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, वर्तीय पथ पे घूम रहा है, तो हमें वहां एक बल चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों में मतलब फर्क पता है ना, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो हमें क्या चाहिए, वर्तीय पथ पे बने रहने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है ये तो पता होगा ना, सबने किया होगा। वो बाल्टी में थोड़ा पानी डाल के ऐसे बाल्टी को घुमाते थे, पानी बाहर नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। आपने वो देखा होगा मेले में जाके, क्या बोलते हैं उसे, मौत कुआं या सर्कस जो भी बोलते हैं, उसमें बाइक चलाते हैं ऐसे, है ना, सर्कल पे बाइक चलाते हैं, गिरती नहीं है, वहाँ कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तो जैसे आप बाल्टी में पानी डाल के बाल्टी घुमा रहे हो, पानी बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। मुद्दा ये है कि अभिकेंद्रीय बल आया कहाँ से, तो बाल्टी को तो क्या कर रहे हैं हम, हाथ से अभिकेंद्रीय बल दे रहे हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वर्तीय पथ पे बने रहने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल आया कहां से, अभिकेंद्रीय बल दे कौन रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल यहां कौन दे रहा है, याद आया, क्योंकि हमें पता है ये नाभिक है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है तो कितना आवेश है, एक ही, दो है तो दो ही, अगर जड़ प्रोटॉन है तो क्या है, जड़ ही, इसके पास क्या है, आवेश है। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में क्या बल लग रहा है, कूलाम बल। यानी कूलाम बल ही यहाँ अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। शक्तिमान देखा है, आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा ना, डोरेमोन वाले होते हैं आजकल वाले। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, mv²/r, पढ़ा होगा ये तो। और यहाँ कूलाम बल क्या होगा, k, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटा में दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की इस वर्तीय कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या है, दूरी है। अगर मैं पहली कक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ 1 1 लगा दूंगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन एटम का मैंने नाम नहीं लिया है। ये जो मॉडल अभी तक जो बता रहा है वो सभी एटम के लिए बता रहा है। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरी में, हो सकता है तीसरी में हो, तो वहाँ 2 2 3 3 लगा देंगे। तो मैं क्या लगा देता हूँ, n लगा देता हूँ। n यहाँ क्या है, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्या था, बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट।
सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स। पढ़ा होगा, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आता है, 12th की फिजिक्स में आता है। ओके, एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, अगर रेखीय गति करता, अगर इलेक्ट्रॉन है रेखीय गति करता तो उसके पास क्या होता? P होता। रेखीय संवेग होता, क्या होता है? M गुणा V। रेखीय गति करता तो उसके पास क्या होता? M गुणा V। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वृत्तीय गति। तो उसके पास क्या होगा? रेखीय गति के लिए रेखीय संवेग है, तो वृत्तीय गति के लिए या कोणीय गति के लिए क्या होगा? कोणीय संवेग, जिसे किससे लिखते हैं हम? L से। L क्या होता है? L होता है, ऐसे लिख लो, सही तरीके से इसका होता है लिखने का, ये R क्रॉस P। हालांकि 11वीं क्लास की मैकेनिक्स है, और इसे ऐसे लिख दें तो R क्रॉस M की जगह P की जगह M इंटू V, क्योंकि V वेक्टर है ना, इधर P वेक्टर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हमें। M को तो बाहर निकाल दो, R क्रॉस है V। ये 11th क्लास का काम है। ये आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और ये आपका क्या है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। वापस इधर आते हैं। नील्स बोहर ने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का n गुणा होता है। n आपका यहाँ पे क्या है? एक पूर्ण संख्या। n आपका यहाँ पे क्या है? एक है इंटीजर। 1 2 3 इसकी स्टेटमेंट थी। हालांकि इसका प्रूफ है 12th क्लास की किताब में, प्रूफ तक नहीं जाना अपने को, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई। हालांकि इसे ऐसे भी लिख देते हैं, h/2 पाई को h कट भी बोल देते हैं, कोई इसको h क्रॉस बोलता है, ये h/2 पाई है, क्योंकि h आपको पता है प्लांक नेतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 2 पाई की वैल्यू फिक्स है, तो नेतांक को नेतांक से भाग दो तो एक नेतांक ही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, इसे ऐसे भी कह देते हैं। अब यहाँ से आपकी पिछली से पिछली जो लैब असिस्टेंट हुई थी, पिछली से पिछली लैब असिस्टेंट शायद 2016 में हुई थी, हाँ, उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन ये था, मुझे याद आ रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा। क्या होगा बताओ? कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा, क्या हो जाएगा? ये वहां ऑप्शन था, ये अच्छा है। दूसरी कक्षा में पूछा है, अन की जगह क्या रखोगे? 2 से 2 कैंसल, ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। यहां तक सब ठीक ठाक? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टुलेट नंबर 3 पढ़े। तीसरा पोस्टुलेट क्या है? याद है किसी को क्या? चलो मैं याद करवा देता हूं, है कोई बात नहीं। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है सुनो। एक इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट याद रखना भाई, एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में घूम रहा है, इस कक्षा में से घूम रहा है, ये जब तक अपनी कक्षा में घूम रहा है तब तक ये ना तो एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है। ना तो एनर्जी का इमिशन होता ना ही अब्जॉर्प्शन होता, ना ऊर्जा का अवशोषण करता ना उत्सर्जन करता। जब तक वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तब तक। अगर इसे इस कक्षा से इस कक्षा में शिफ्ट करना है तो क्या करेगा? एनर्जी का अवशोषण। और इसे इस कक्षा से इस कक्षा में शिफ्ट करना है तो क्या करेगा? एनर्जी का उत्सर्जन। तो
तो नील्स ने अपने तीसरे पोस्टुलेट में क्या कहा कि कोई भी दो ऊर्जा अंतराल ले लो, जैसे ये 1 2 3 है, मैं 3 और 2 का ले लेता हूँ या 1 या 2 का ले लेता हूँ, यानी लगातार कोई भी दो ऊर्जा अंतराल ले लो, जैसे En2 माइनस En1 कह रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं तीसरे दूसरे की बात करूँ, दूसरे पहले की बात करूँ, चौथे तीसरे की बात करूँ, तो चौथा तीसरा, तीसरे दूसरे की बात करूँ, तीसरा दूसरा। दो कक्षाओं के बीच का जो अंतराल है वो क्या होता है, h न्यू के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा, अपर लेवल से लोअर में आएगा, तो क्या निकालेगा, एक फोटोन का इमिशन करता है, फोटोन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। यही स्टोरी यहां भी लागू होती है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, वो फोटोन का यानी h न्यू ऊर्जा का क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा। सीधी सी बात है, हायर स्टेट में जाना है तो एनर्जी चाहिए कितनी, h न्यू। हायर से लोअर में आना है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कितनी, h न्यू। तो तीनों पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए। अगर ये तीनों याद हैं तो आगे जो बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, त्रिज्या का, वेलोसिटी का, ऊर्जा का, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फॉर्मूलों से हमें यूं बना सकते हैं चुटकियों में, ये आपको याद होना चाहिए। ये करो नोट भाई। तो अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले बनाएंगे और मिनटों में बन जाएंगे। देखो कैसे। पहला पोस्टुलेट क्या था, दुनिया का सबसे अच्छा शब्द वी नाउ दैट, है ना। किसी को कुछ भी कह के देख लो, सब ये कहते हैं ज्ञान मत दो, मुझे आता है, मुझे पता है, ये छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम क्या जानते हैं, mv² बटा r अभिकेंद्रीय बल बराबर है k जेड ई इंटू में दूसरा ई बटा में r²। ये बात जानते हैं, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात हम क्या जानते हैं, L बराबर NH बटा 2 पाई जानते हैं। और हमें ये पता है L क्या होता है, L होता है mv/NH बटा 2 पाई। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट खोलो क्या बनेगा, mRv sin थीटा n कैप। अब वर्तीय पथ पे जब चीज़ घूम रही है, कोई वर्तीय पथ पे चीज़ घूम रही है, तो इसकी क्या है, वेग की दिशा, ये इसकी क्या है, त्रिज्या। एंगल क्या बनेगा 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, mvr। अन्य कक्षा की बात हो रही है, ये लो, ये दोनों बातें वही लिखी हैं जो भी हमने पढ़ी थी। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या का सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो r से r का स्क्वायर कैंसल, तो क्या बच गया, mvn का स्क्वायर k ZE² बटा। अब देखो k कांस्टेंट है, हमें पता है 9 गुणा 10 की 9। Z प्रोटॉनों की संख्या हमें पता है, आप किस एटम की बात कर रहे हो। हाइड्रोजन की बात करोगे 1 ले लेंगे, हीलियम की बात करेंगे 2 ले लेंगे, लिथियम की बात करेंगे 3 ले लेंगे, यूरेनियम की बात करेंगे 92 ले लेंगे। Z तो हमें पता है, E सबको पता ही है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है। क्या ये पता है किसी को, दो चीजें नहीं पता, ये भी नहीं पता और मैं ये भी नहीं पता। अब दोनों में से अगर एक निकालनी होती तब तो इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, बात बन जाती। लेकिन यहाँ दो चीजें नहीं पता, तो हमें एक को यहाँ गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे करेंगे, समीकरण 2 की सहायता से। यहाँ से देखो Vn का सूत्र क्या बन जाएगा भाई, NH 2 पाई mRn बन गया। ये फॉर्मूला उठा के आप यहाँ रख दो, आपका काम खत्म। Vn की वैल्यू रखो, NH बटा में 2 पाई mRn इज इक्वल टू
के जड ई का स्क्वायर अपॉन में आर एन। इसको बस इधर उधर ले जाओ, काम खत्म। कैसे? देखो ये आर एन का स्क्वायर है, ये आर एन है, तो ये आर एन तो कट जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इस आर एन को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये एम का स्क्वायर है, ये एम है, एक एम तो कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, एम के स्क्वायर से एम कट गया, आर का स्क्वायर था, एक आर कट गया, इस आर को इधर ले आए, के जड ई स्क्वायर। इतना बड़ा फॉर्मूला बना है। तो अब याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना रख पाओ तो भाई इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये सूत्र था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम के जड ई स्क्वायर, ये बना है। इसमें देखो इन दो चीज़ों को छोड़ के, इनको एन स्क्वायर को और जड को छोड़ के, एन स्क्वायर और जड को छोड़ के बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। सब कांस्टेंट तो है या नहीं है? इस कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया जाता है? ए नोट नाम दे दिया जाता है। ए नोट नाम क्यों दिया? क्योंकि देखो ए नोट यहाँ क्या चीज़ है? ए नोट है यहाँ पर है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस, प्रथम कक्षा की त्रिज्या। कैसे? सुनो, हाइड्रोजन एटम है, जड की जगह क्या रखोगे? 1। फर्स्ट सेल है, अन की जगह भी क्या रखोगे? 1। बाकी जो बचा एच स्क्वायर 4 पाई एम के स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। इस सारे कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया? ए नोट। ए नोट क्या? आपकी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस, जिसे हमें वैज्ञानिक के यादगारी में नाम दे देते हैं बोहर रेडियस, बोहर की त्रिज्या। अब कुछ भी हो जाओ, इतनी बात याद रखनी है कि आर जो है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होता है और जड के विलोमानुपाती होता है। इतना तो याद कर लोगे, पीछे वाली चीज़ याद हो कि ना हो। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो बात करूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक सब ठीक। ये तो क्या बन गया? त्रिज्या का फॉर्मूला। अब बनाते हैं वेग का। कैसे? देखो वेग का सूत्र तो बनाया हमारे पास, एन एच 2 पाई एम। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आर में थी, आर की वैल्यू में मिल गई। आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के जड ई स्क्वायर। समझ गए ना आप लोग? ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ रखी है और कुछ नहीं किया। तो यहाँ जो कट रहा है वो काट देते हैं। एन एच से एन एच की स्क्वायर कट जाएगी, 4 पाई से कटा 2 पाई, पाई का पाई स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, के बच गया, जड ई का स्क्वायर बटा में एन एच। ये बन गया वेग का फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताओ। थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना, लेकिन समझ के चीज़ को करोगे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने? वी एन समानुपाती है जड बटा एन के। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ। देखो परेशानी एक ही है, याद रखने की है जी, और तो सब ठीक है, और तो कोई परेशानी नहीं है। एक बार आप बताते हो समझ आ जाता है, याद कैसे रखें, है ना? तो उसका एक ही तरीका है, रिवीजन, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। तो हमने क्या प्राप्त किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने एक तो ये प्राप्त किया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के
जेड ई स्क्वायर, यानी हमने ये देखा एन स्क्वायर बटा में जेड। दूसरा हमने क्या प्राप्त किया, वेग का फॉर्मूला 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटा में एन एच। यहाँ से मोटा मोटा क्या क्या याद रखना है, जेड अपॉन में एन। ओके, अब आगे बढ़े। अब देखते हैं कि इन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इजी क्वेश्चन बनता है तो, टफ क्वेश्चन हम असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा। देखो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। जो फॉर्मूले बनाए मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी, उन फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन है बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ गया। पहला क्वेश्चन किसी एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी एटम के फर्स्ट और क्या है थर्ड, ठीक है, तृतीय कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, रेशियो। बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ भैया, इतना टाइम लगने वाला तो सवाल ही नहीं है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर हाइड्रोजन एटम से पूछेगा तो। हो गया आंसर, अब तक तो हो जाना चाहिए ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे ना। देखो टाइम बचाने का तरीका, हमें पता है किसकी बात हो रही है, रेडियस की। रेडियस में पता है क्या होती है, ए नोट एन स्क्वायर बटा जेड, फॉर्मूला है। दो बातें हो रही है फर्स्ट और थर्ड की, तो एक बार इसे फर्स्ट पे अप्लाई करो, R1 ए नोट 1 का स्क्वायर जेड, ठीक है। फिर इसको सेकंड पे तृतीय के लिए अप्लाई करो, R3 ए नोट अन की जगह 3 का स्क्वायर जेड। जेड दोनों में सेम है क्योंकि मैंने किसी एक एटम की बात की है, एटम नहीं बदला, ठीक है। अब इसका दोनों का भाग दे दो तो आंसर क्या आएगा, R1 अपॉन R3 क्या आएगा 1:9। या हो सकता है क्वेश्चन आपसे यूं पूछ ले, तृतीय व प्रथम, पहले इस वर्ड को रख दे फिर इस वर्ड को रखे तो आंसर क्या आएगा 9:1। ध्यान रहे वह ऑप्शन दोनों आएंगे, 1/9 और 9/1। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर बताना है। सिंपल क्वेश्चन दूसरा ये आ जाए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम व हीलियम एटम के प्रथम कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। हैं, वाह कितना गंदा लिखा है मैंने, हैं? इससे गंदा भी हो सकता था क्या, इससे गंदा तो फिर डॉक्टर साहब भी लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम व हीलियम एटम के प्रथम कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात होगा। बताओ भाई फटाक से, इधर देख लो टुकर टुकर, कॉपी पेन है ना, करके देखो। फॉर्मूला वही है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, मैं हाइड्रोजन एटम की प्रथम कक्षा की बात कर रहा हूँ। ए नोट हाइड्रोजन के लिए 1, जेड भी 1। हीलियम एटम की बात कर रहा हूँ, कौन सी कक्षा है, हीलियम की भी फर्स्ट ही है। ए नोट n बराबर 1, जेड बराबर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आएगा, RH1 रेशियो R हीलियम क्या आएगा। ये ध्यान रहे हैं, ये जो गलती है ना 1:2, ये मत कर देना, शहीद हो जाओगे। और ऐसे शहीद होगी कि कुर्बानी भी बेकार जाएगी, लोग याद भी नहीं करेंगे। यहाँ तक सब ठीक ठाक। वैसे भी क्वेश्चन बन जाए कि हाइड्रोजन एटम की प्रथम कक्षा, हीलियम एटम की तीसरी कक्षा, तो क्या दिक्कत है, यहाँ 3 रख दो बस। सेम क्वेश्चन आपका वेलोसिटी भी बन जाएगा, जैसे मैंने 2 त्रिज्या के बनाए हैं, वेग का बन जाएगा कि हीलियम एटम के प्रथम कक्षा और हीलियम एटम के तृतीय कक्षा में वेग का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा, जेड दोनों में सेम रहेगा। ये क्या होगा, एक बार 1 और एक बार है 3। तो फॉर्मूला याद होगा, सीधी वैल्यू रखनी है। बाकी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा।
इन 2 क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा भी इन फॉर्मूलों को हमें काम में कैसे लेना है। आगे बढ़े। क्या नींद आने लगी क्या? हैं? कैसे सो कैसे लेते हो इतना? हैं? कैसे आ जाती है इतनी नींद? खाते क्या हो या कुछ खाते ही नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड यानी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, उसे एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगेगा? प्रथम कक्षा में घूम रहा है तो कितने टाइम में चक्कर पूरा होगा? सेकंड कक्षा में घूम रहे तो कितने टाइम में होगा, ये बताना है। अब एक चक्कर पूरे करने में लगा समय क्या होता है? ये तो पता ही सबको, ये भी नहीं पता? दूरी बटा समय, पता है ना? अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? राजा बच्चा बताएगा। राजा बच्चा कितनी दूरी तय करेगा? 2πr अपॉन में ओ क्या कर दिया ये? मैं चाल का सूत्र बता रहा हूँ ना आपको। चलो बटा में समय कितना लगा? t बराबर चाल की से लिख रहा हूँ v। हमें t का सूत्र चाहिए तो t बराबर 2πr अपॉन में v। अब r और v की वैल्यू रख दो। अगर पूरा फॉर्मूला चाहिए तब तो ये वाली वैल्यू r की और ये वाली वैल्यू v की रख देना यहाँ पर। जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो बच जाएगा। अगर सिर्फ ये देखना है कि n की कितनी घात पे निर्भर करता है, z की कितनी घात पे निर्भर करता है, तो अभी दिमाग में रख लेना 2π क्यों बिठाओ। r कितने पे डिपेंड करता है? n स्क्वायर बटा z पे। v कितने पे डिपेंड करता है? z बटा n पे। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? n की घात 3 बटा में z की स्क्वायर। आवर्ती पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जस्ट 1/t अपोजिट। तो इसका उल्टा कर दो, क्या इस पर डिपेंड करेगी? z स्क्वायर बटा n की घात है 3। पूरा फॉर्मूला चाहिए आपको तो ये दोनों वैल्यू रख देना यहाँ पर। जो जो कट रहा है वो काट देना, जो बचे वो छोड़ देना। ओके। अब यहाँ से ना एक थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला बनता है, हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर सीखने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीज़ है कि ये जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो क्या जनरेट होगी? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा। वो विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? शायद यही होता है, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है, चार्ज अपॉन में टाइम। इसे ऐसे भी लिख देते हैं, चार्ज 1/टाइम को मैंने क्या बोल दिया? फ्रीक्वेंसी। तो आपको हो सकता है कि ये भी देखने को मिले EF। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। जो आपका फॉर्मूला बने वहाँ रख देना। हालांकि मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ भी ऐसे भी करंट निकाल सकते हैं हम, अगर पर्सन में सिर्फ आवर्ती दे रखी है तो। हालांकि दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। सिलेबस में बात चीज़ें ये है। तो हमने यहाँ पर है क्या सीखा? t स्क्वायर बराबर 1/f समानुपाती n क्यूब बटा में z स्क्वायर। ऐसे में बना रहा हूँ ना ये शॉर्ट नोट्स, है ना? चैप्टर पूरा होने के बाद कहीं लिख लेना साथ में, ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए, जल्दी से याद आ जाए। ओके। एक फॉर्मूला और बना ले, है ना? एक फॉर्मूला और बना लेते हैं बस, क्योंकि अभी तक हमने बोहर के तृतीय पोस्टुलेट को काम में नहीं लिया, वो भी तो काम में लेना है ना, इसलिए हम एक और बना लेते हैं। चलो बनाते हैं फिर। सुनो बात भाई, अगला फॉर्मूला बनाते हैं किसका? एनर्जी का। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास है,
गतिज ऊर्जा तो उसके पास है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, पता है ना सबको? हाँ पता है। अब राजा बता समझ गया कि सर क्या करने वाले हैं, सर करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ से उठा के वैल्यू वहाँ रखनी है। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटा में NaH। ओके, ये एनर्जी किस में निकल गई हमारी, जूल में बन जाती है। तो इसमें Z और N को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो इन कांस्टेंट को जब हम हल करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आएगा 13.6 Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट का पता है ना सबको या नहीं पता? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 है। जूल याद कैसे रखोगे, ई की वैल्यू तो रखनी है, 1.6 10⁻⁻19। ये तो होगी उसके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। चलो, अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है। कैसे पता चलेगा? पता यूं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन है, फोर्स है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे ये मार्कर मैंने यहाँ पकड़ के रखा है इसको, ग्राउंड से इसकी H हाइट है, तो आप क्या कहते हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। क्या कहते हो, mgh। mg क्या है, फोर्स, h क्या है, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। ये कार्य तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी इस मार्कर की पोजीशन पहले ग्राउंड पे थी, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आया, पोजीशन बदली, तो मैंने क्या किया, कार्य। क्यों, गुरुत्वाकर्षण के होने के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया है वो कार्य तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे तो यही है। ये प्लस में सब जो क्या चिपकना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चिपक रहे, दोनों r डिस्टेंस पे क्या है, बने हुए हैं। जैसे ये मार्कर h हाइट पे बना हुआ है, क्यों, मेरे हाथ के कारण। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ बने हुए हैं, तो इनके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा निकालने का तरीका क्या है, बल गुणा में विस्थापन। बल कौन सा लग रहा है, कूलाम बल, ये तो कूलाम बल हो गया, गुणा में विस्थापन, यानी कितना डिस्टेंस में बना के रखा है, इसको हमने rn डिस्टेंस बना के रखा है, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में rn। ये क्या कर रहे हैं, जैसे इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, पृथ्वी के अगेंस्ट उठा के रखता हूँ, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, माइनस। यहाँ भी क्या हो रहा है, विरुद्ध कार्य, तो क्या लग जाएगा, माइनस। अब यहाँ rn की वैल्यू रख दो, के जेड ई स्क्वायर, rn की ये वाली वैल्यू रखो, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। जब मजे की बात पता है क्या आएगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आएगा, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, जो कट रहा है वो काट दो, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, सेम आएगी, सिर्फ ये 2 नहीं आएगा। चेक कर लो चाहे आप, सेम ही आएगी। उधर भी 4 पाई का स्क्वायर, इसमें भी 4 पाई का स्क्वायर, सारा का सारा सेम ही आता है। 4 पाई का स्क्वायर, के स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई की 4 m बटा में NH माइनस का। और इसे हल करोगे आप तो इतना पता है, इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, तो क्या आएगा, 13.6 का दुगना 27.2, 27.2 जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो भाई जोड़ करना आता होगा आप लोगों को या नहीं आता, जोड़ना ही तो है। देखो ये आधा है, ये 1 है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ये मैं बताया इसको 1 मानूं तो ये क्या है, आधा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब प्लस का 1 माइनस का आधा, क्या बचेगा, प्लस का आधा। तो यानी सीधा सा इसका फॉर्मूला क्या बचेगा, टोटल एनर्जी का
2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की 4 m बटा में n स्क्वायर h स्क्वायर। ये तो किस में है? जूल में। और अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में बात करूं तो वह साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस का 27.2 है, ये प्लस का 13.6 है, तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये फॉर्मूला अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये आरपीसी ने स्कूल लेक्चरर 2018 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा था, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया था। तो भाई जब आरपीसी पूछ सकती है तो अधीनस्थ बोर्ड को पूछने में क्या जाता है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कहा था इसमें थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं, स्टेप बाय चलोगे, घबराओगे नहीं। हाँ, घबराना नहीं है, ओके। पर 2 फॉर्मूले याद कर लो आर और बी के, ये भी याद नहीं होते, 3 पोस्टलेट याद कर लो, उनसे आपसे वैल्यू रखे बना लेना, बनाने का तरीका सीख लो। याद नहीं होता कुछ तो या तो सीखो या रटो, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा आपको, या तो सीखो या रटो। ये हमारा बन गया एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ तक उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, सब बढ़िया ही रहा होगा। बाकी आपके ये उतरे हुए चेहरे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सैड नहीं होते। ट्यूशन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएंगे, याद होना ही पड़ेगा। जब इतना बड़ा बड़ा जीके याद कर सकते हो, है ना, केमिस्ट्री के इतने अपवाद याद रख सकते हो, इसमें तो चलो फिर भी मैथ तो लग रहा है, ना याद हो तो बन जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, है ना। हाँ, फॉर्मूला का सेक्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा। सुनो लास्ट पार्ट क्या चीज़ है। अब क्या था, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक कक्षा में घूम रहा है तब तक ना ऊर्जा लेता ना ऊर्जा देता, कहा था। लेकिन अगर ये हायर स्टेट में जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषण। और अगर लोअर स्टेट में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? उत्सर्जन। ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक फोटोन की फॉर्म में हो रहा है, यानी लाइट की फॉर्म में होता है। तो लाइट के पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी होती है, और लाइट के पास वेवलेंथ भी होती है, यानी लाइट के पास आवृत्ति भी होती है और तरंग दैर्ध्य भी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का कि इस निकलने वाले फोटोन की हमें तरंग दैर्ध्य बतानी है। कैसे बताएंगे? सुनो बात। 2 कक्षा है, इसे मैं नाम दे देता हूँ EN1, इसे नाम दे देता हूँ मैं EN2, ठीक है। अब बोहर बाबा ने क्या कहा था कि 2 एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो h न्यू के बराबर होता है, कहा था, ओके। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे, क्या बनेगा? बनाओ, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की 4 m n2 है तो यहाँ भी n2 लिख देता हूँ मैं, n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ से बनाएंगे, क्या बनेगा? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की 4 m n1 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, ओके। अब यहाँ से ये सब चीज़ें कॉमन आ रही है, देखो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की 4 m h स्क्वायर, क्या आ रहा है? कॉमन। यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस n2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। आपसे न्यू पूछ लिया जाए, यानी इस निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये क्या बन गया भाई? आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 m, ये h नीचे चला जाएगा, h की बन गई क्यूब
1/n2 का स्क्वायर 1 - n1 का स्क्वायर। अब जी ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन गया। इतना बड़ा सर हम कैसे याद रखेंगे? छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं, जान थोड़ी ना लेनी आप लोगों की। हाँ तो सुनो, ये जो सब बना है ना, ये सब एक अगर जड़ को छोड़ दिया जाए तो सब का सब क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? जोर से बोलो, जय माता दी। है ना कांस्टेंट? हाँ, तो इसे हम एक नए कांस्टेंट से बदल देते हैं। ये नोट करो पहले, फिर बदल देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? लिख लिया? ठीक है। अब इसको देखो, इसका काम हो गया अपना। इसको यूं लिख दें तो लिखने से पहले एक नियतांक होता है, पहले उस नियतांक को हम अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिडबर्ग नियतांक आर से लिखते हैं। आर किसे कहा जाता है? सारे को आर नहीं कहा जाता, आर कहा जाता है सिर्फ इसे। 2π² k² m e⁴ CH³ को रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है, जिसकी वैल्यू ये होती है, ये लो, मात्रक तो बन जाएगा मीटर इनवर्स। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई मात्रक। रिडबर्ग नियतांक का सीधा मात्रक भी पूछा जा सकता है। ये तो किसकी वैल्यू है? आर की। अब इस चीज को अगर हमें हमारे फॉर्मूले में लेके आए तो आप लोग कैसे लिखोगे भाई? कैसे लिखोगे? देखो हमारे पास क्या है, ये सब चीजें तो है। 2πk² है हमारे पास, है जड़ को छोड़ो, e⁴ भी है, m भी है और h³ भी है। हमारे पास एक c नहीं है, एक c नहीं है, बाकी तो सब कुछ है ना। तो क्या दिक्कत होगी भाई? इसके अंदर वैल्यू रख दो, बात खत्म। ये भी मैं रखे दूं क्या? चलो रख देता हूँ, तुम छोटे बच्चे हो ना, तुम्हें क्या रखनी आती होगी। तो जड़ स्क्वायर तो एक ऐसे कैसा पड़ा है, इतने सारे की क्या वैल्यू रखोगे आप लोग? 2π² k² e⁴ m h³, ये सी इधर ले जाते हैं ना, आर सी बन जाएगा ना, फिर आर इंटू सी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? चेक कर लेना भैया। इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू है ना, ये न्यू को क्या लिख सकते हैं हमें? न्यू को लिख सकते हैं हमें c/λ। ये तो पता है ना, न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो c से c क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। फॉर्मूला बन गया बस। इसी को याद रखना है, बाकी सब तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया? 1/λ इज इक्वल टू आर जड़ स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं न्यू बार। न्यू अलग चीज है। देखो न्यू तो क्या चीज थी? न्यू तो थी फ्रीक्वेंसी। 1/λ को क्या बोला गया? न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? तरंग संख्या, वेव नंबर। ये फॉर्मूला हम हाइड्रोजन एटम जब पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पढ़ेंगे, जो कि मेनली आपके सिलेबस में वही है, वहाँ सबसे ज़्यादा बार 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 काम आएगा। इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, जड़ संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, संख्या संख्या, बचा कौन? आर। आर का मात्रक क्या बताया था? मीटर इनवर्स। आर का मात्रक क्या होगा? मीटर है इनवर्स। वैसे भी देख लो, लैम्डा क्या है? दूरी। 1/λ क्या होगा? मीटर है इनवर्स। ठीक है। हाँ, आज थोड़ा लेक्चर मुश्किल हो गया ना, टफ लग रहा होगा। तो क्या करें हैं, जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। मीठी मीठी बातें तो मैं बता दूं, तो मीठी मीठी बात एग्जाम में नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे बताओ? हैं ऐसे ऊपर ऊपर की फिजिक्स बता देते हैं ना आपको, जिसमें गुणा भाग ना हो, हैं सुनने में भी अच्छे लगे, पढ़ने में भी अच्छे लगे, है ना। आप भी कहो सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पर वो एग्जाम में ना आई तो फिर वो बढ़िया पढ़ाई किस काम की?
तो जो एग्ज़ाम का लेवल है उस लेवल को टच करते हुए पढ़ना है। यहाँ तक ठीक? ओके। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तुम करेंगे हाइड्रोजन है स्पेक्ट्रम क्या होता है, और क्या करेंगे न्यूमेरिकल आज जो फॉर्मूले हुए उसके ऊपर, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जो हो गए उसके ऊपर। फिर इसके बाद अपना अगला स्टेप क्या रहेगा? हमेशा की तरह आपको क्या दी जाएगी? एक असाइनमेंट, और फिर उससे अगली क्लास में उस असाइनमेंट का हम क्या करेंगे? पूरे क्वेश्चन का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। यानी 2 क्लासें और ये वाली, एक असाइनमेंट के सॉल्यूशन वाली, हाइड्रोजन एटम आपका खत्म फ्रॉम माय साइड। आप लोग तो करोगे तब होगा ना। किसी काम को करने का ना सिर्फ एक बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए। ना करने के हज़ारों बहाने होते हैं। ये था, वो था, काम था, टाइम नहीं मिला, घर के हालात ठीक नहीं थे, लाइट नहीं थी, बला बला बला, बहुत बहाने होते हैं। लेकिन काम को करने का एक ही बहाना चाहिए। वो बहाना कुछ भी हो सकता है, वो आपको ढूंढना है। जिसको ये बहाना मिल गया ना काम करने का कि मुझे क्यों काम करना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों नौकरी लगना है, तो बस काम हो गया आपका। बस ये बहाना ढूंढना है भी हमें ऐसा करना क्यों है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू नहीं, सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो है। आपको तो कहाँ से सी यू करेंगे, अभी बहुत जल्दी लाइव क्लास भी कर देंगे, फिर साथ साथ चैट करा करेंगे, मज़ा आएगा। खुशी देखो इनकी है, चेहरों पे स्माइल आ गई लाइव क्लास का नाम लेते ही। राधे राधे।